साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में। पहले हम छोटी सी कहानी पढ़ेंगे। हैवन अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आया है। वह लोगों को घरों जैसा अजीब चीज़ों से में जाते देखता है। हैवन अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आया है। वह लोगों को घरों जैसी अजीब चीज़ों में जाते देखता है जो सड़क पर चलती है। वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है। वह आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है, पिताजी, हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसे कि उसने गुवाहाटी में देखा। उसके पिता ने बताया, यह घर नहीं है, ये बसें व गाड़ियां हैं। हमारे घरों की तरह ये ईंटों व पत्थरों से नहीं बनी हैं। इन्हें बनाने में लोहा, एल्यूमीनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है। ये अपने आप नहीं चलते, ये इंजन द्वारा चालित होते हैं और इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएं कहाँ से आती हैं, इसके बारे में आप विचार कर सकते हैं। आप बर्तन यूज करते हैं, वो भी धातुओं से बनी हैं। आप जीवन के जब जब से आप सोकर उठते हैं और दिन भर की रोज़मर्रा की चीज़ों में आप बहुत सी बनी हुई धातु, दरवाज़ा खोलना वो भी लोहे या एल्युमिनियम का होगा। तो इस प्रकार हम जीवन में विभिन्न प्रकार के धातुओं को यूज करने में व्यस्त हैं। आपने पढ़ा है कि भूपर्पटी यानी पृथ्वी की ऊपरी परत विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती हैं। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि सभी खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। खनिज व दंत मंजन से एक उज्जवल मुस्कान। दंत मंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फास्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। फ्लोराइड जो दांतों को गलने से रोकता है, फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। अधिकतर दंत मंजन टिटेनस ऑक्साइड यानी टाइटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं, जो कि रटाइल यानी इल्यूमिनेटेड, र्यूटाइल, इल्यूमिनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं, उनका कारण अभ्रक है। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। अब यह बताइए कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं? आइए देखें। जरा ध्यान से सोचें व बताएं कि रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज प्रयुक्त हैं। सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। जरा ध्यान से सोचें व बताएं तथा भोज्य पदार्थों पर अंकित पोषक तथ्यों को
इकट्ठा करें। अब हम देखें खनिज क्या है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित है। खनिज इतने विविध क्यों हैं? आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिज के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी हैं, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। भूगोलविदों व भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन। भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, इनकी आयु व खनिजों के भौतिक व रासायनिक संगठनों से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। सामान्य व वाणिज्यिक व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। खनिजों का वर्गीकरण धात्विक रूप में देखेंगे। लौह धातु जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज, निकल व कोबाल्ट आदि। अलौह जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट। बहुमूल्य खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। आधात्विक में जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। अब हम देखेंगे खनिजों की उपलब्धता। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयव या तत्वों का मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इसके निर्माण व संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्रायः निम्न शैल समूहों से प्राप्त होते हैं। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विदरों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह सिराओं व जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। सेकंड देखें, अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक
अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम सम्मिलित है। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। थर्ड देखें, खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातली चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। फोर्थ देखें, पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम प्रमुख है। लास्ट पॉइंट देखें, महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विसरित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल से ही प्रग्रहित डेराइव्ड होते हैं। महासागरीय तली भी मैग्नीज ग्रंथिकाओं में धनी है। एक रोचक तथ्य को देख लें, रैट होल खनन। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रैट होल खनन कहा जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित कर दिया है। एनजीटी ने इसको अवैध घोषित कर दिया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। जरा ध्यान से सोचें व बताएं, एक खुली खदान यानी ओपन पिट माइन उत्खनन व एक शैफ्ट युक्त भूमिगत खदान में क्या अंतर है। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है। यद्यपि इनका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, लौह अयस्क उत्पादन में राज्यों का अंश प्रतिशत में खान मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। लौह अयस्क में देख रहे हैं आप उड़ीसा सबसे अधिक, जिसमें 52%, छत्तीसगढ़ 16%, कर्नाटक 14%, झारखंड 11% और अन्य राज्य 7%। प्रायद्वीपीय शैलक्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। तो ये प्रक्रिया चलती है और इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ कोयला सबसे ज़्यादा लौह अयस्क उत्पादन होता है। और लौह अयस्क उत्पादन, ये खान मंत्रालय की रिपोर्ट है 2016-17 की। लौह अयस्क उत्पादन में सबसे अधिकतर उड़ीसा का है। प्रायद्वीपीय विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क
के विपुल संसाधन विद्यमान हैं। भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें लोहांश 50 से 60% तक पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क की पेटियां उड़ीसा झारखंड पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। उड़ीसा झारखंड पेटी उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केन्दुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निध झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ तथा नोआ मंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। दुर्ग विस्तार, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेला डीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है जिसमें इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापत्तनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। क्या आप जानते हैं कन्नड़ भाषा में कुदरे शब्द का अर्थ है घोड़ा। कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। बेलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के डील यानी हम्प से मिलती जुलती हैं जिसके कारण इसका नाम पड़ा है बेलाडीला। आप देख रहे हैं लौह अयस्क खदान चित्र में। अब हम देखेंगे बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुरू पेटी। इसके अंतर्गत कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खान 100% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क करदम रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन पर भेजा जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसकी दक्षता से दोहन किया जाता है। मार्मागांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। मैग्नीज के बारे में हम देखेंगे। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। मैग्नीज का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। चित्र में आप देख रहे हैं मैग्नीज उत्पादन में राज्यों का अंश। तो सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश 27%, महाराष्ट्र 25%, उड़ीसा 25%, कर्नाटक 11%, आंध्र प्रदेश 10% और अन्य राज्यों 2% हैं। यह है मैग्नीज उत्पादन में राज्यों का अंश प्रतिशत में 2016-17। अब आप भारत के मानचित्र में देख रहे हैं कि खनिजों का वितरण किस तरीके से हुआ है। आप देख रहे हैं लौह अयस्क वाले क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र हैं। केंदुझर, मयूरभंज, गुआ, बेलाडीला, मैकाल हिल, चांदपुर,
लौह अयस्क की खानें हैं ये सब। और मैंगनीज की खानें देखें तो नागपुर, बालाघाट, गोवा के कुछ हिस्से में। और लौह अयस्क की खानें इधर हम देख लें तो रत्नागिरी, गोवा, शिवमोगा, चिकमंगलूर, तुमकुरू, चित्रदुर्ग, बल्लारी, कुद्रेमुख। और शिवमोगा में तो मैंगनीज के खनिज पाए जाते हैं। और लौह अयस्क निर्यातक पत्तन में देखें तो मंगलुरु है, मार्मागांव है, पारादीप है। ये सब यहाँ से निर्यात होते हैं जो निर्यातक पत्तन है। विशाखापत्तनम है। तो ये सब हमारे पत्तन हो गए जो जहाँ से लौह अयस्क निर्यात होते हैं। बॉक्साइट का देख लें तो कटनी है मध्य प्रदेश का, अमरकंटक है, बिलासपुर है छत्तीसगढ़ का, यहाँ जो है कोरापुट है उड़ीसा का, और मैकाल हिल है। अभ्रक में देख लें तो नेल्लौर है, हजारीबाग है बिहार का, गया है, बेवर है राजस्थान का, बेवर अजमेर, यहाँ पर अभ्रक की मात्रा पाई जाती है। तो चित्र में आपने देखा कि भारत में किस किस जगह पर लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट तथा अभ्रक पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे भारत में उड़ीसा मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2000 से 2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त हुआ। जरा ध्यान से सोचें व बताएं। भारत में लौह अयस्क, मैंगनीज, कोयला तथा लोहा इस्पात उद्योग के वितरण वाले मानचित्रों को अध्यारोपित करें। क्या आप इनमें कोई संबंध देखते हैं? स्पष्ट करें। अब हम अलौह खनिजों के बारे में देखेंगे। आइए हम अलौह खनिज को पढ़ें। भारत में अलौह खनिजों की संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज, जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण समझें। तांबा। भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून हैं। धातुवर्ध यानी मैलिएबल, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध थी। चित्र में आप देख रहे हैं मलंज खंड में तांबे का खदान। आप चित्र में देख रहे हैं कि बॉक्साइट। बॉक्साइट तांबे उत्पादन राज्यों में आप देखेंगे जो प्रतिशत है वो राजस्थान का सबसे अधिक है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर झारखंड है, फिर अन्य राज्य हैं। बॉक्साइट को देखें हम। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमीनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किए जाता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमीनियम सिलिकेटों से समृद्ध, व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्यूमीनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घातवर्धता भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ तथा बिलासपुर, कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं बॉक्साइट उत्पादन में राज्यों का अंश 2016-17 में सबसे अधिक उड़ीसा 49%, फिर गुजरात 24%, झारखंड 9%, छत्तीसगढ़ 8%, महाराष्ट्र 8%
और अन्य 2% हैं। ये है बॉक्साइट उत्पादन में राज्यों का अंश का आंकड़ा। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। 2016 आप देख रहे हैं बॉक्साइट खदान। 2016-17 में यहाँ कोरापुट जिले में पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप हैं। सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप कौन है? कोरापुट जिले में है पंचपतमाली निक्षेप। जरा ध्यान से सोचें और बताएं, भारत के भौतिक मानचित्र पर बॉक्साइट की खानों को चिन्हित करें, यानी कहाँ कहाँ बॉक्साइट की खदानें हैं। एक रोचक तथ्य को देख लें। एल्यूमीनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्यूमीनियम से बने हुक व बटन पहनता था तथा अपने खास मेहमानों को एल्यूमीनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता तथा आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्यूमीनियम के बर्तन एक आम बात थी। अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज को हम देख लें। इसके अंतर्गत हम देखेंगे अभ्रक। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन स्प्लिट आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। इसकी सर्वोच्चता इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विंस वाहक का गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला अपरिहार्य खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठार किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र में अजमेर के आसपास है। आंध्र प्रदेश की नेल्लौर अभ्रक पेटी में भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। चट्टानी खनिज। चूना पत्थर लाइमस्टोन। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेटों तथा मैग्नीशियम कार्बोनेटों से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। जरा ध्यान से सोचें व बताएं। मानचित्र का अध्ययन करें तथा बताएं कि छोटा नागपुर क्षेत्र खनिजों का भंडार क्यों है। आप चित्र में देख रहे हैं चूना पत्थर उत्पादन में राज्यों का अंश। सबसे अधिक आप देख रहे हैं चूना पत्थर में राजस्थान 21%, मध्य प्रदेश 11%, आंध्र प्रदेश 11%, छत्तीसगढ़ 10%, कर्नाटक 10%, गुजरात 8%, तमिलनाडु 8%, तेलंगाना 8% और अन्य राज्य 13%। तो यह है चूना पत्थर उत्पादन में राज्यों का अंश। सबसे अधिक राजस्थान में, उसके बाद मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। 2016-17 का आंकड़ा है। खनन को घातक उद्योग यानी किलर इंडस्ट्री बनने से रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियम और पर्यावरणीय कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। खनन के जोखिम और खतरे। आइए हम खनन के जोखिमों और खतरों के बारे में देख लें। क्या आपने कभी खनिकों द्वारा आपके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में सोचा है? खनिकों
के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुएं में सांस लेते हुए फेफड़ों संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छतों के गिरने, सैलाब आने, जलप्लावित होने, कोयले की खदानों में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए स्थायी हैं। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत प्रदूषित हो जाता है। अवशिष्ट पदार्थों तथा खनिज तरल के मलबे के खत्ता लगाने से भूमि व मिट्टी का अवक्षय होता है और सरिताओं तथा नदियों का प्रदूषण बढ़ता है। चित्र में आप देख रहे हैं, खनन क्षेत्रों में धूल उठने से वायु प्रदूषण। झारिया टू बी शिफ्टेड, आप चित्र में देख रहे हैं, कोल फ्री कैटास्ट्रोफ, कोल यूनिट फाइंड ₹300 इन डैमेज, ओवर 50% ऑफ कोल बेल्ट माइंस अनसेफ, सेफ्टी स्टैंडर्ड वेयर नॉट इन प्लेस। आप देख रहे हैं विभिन्न अखबारों के कटिंग से कि किस तरीके से कोयले के खदानों में कितना खतरा रहता है। खनिजों का संरक्षण। हम सभी को उद्योग और कृषि को खनिज निक्षेपों और उनसे विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भूपर्पटी का 1%। जिन खनिज संसाधनों के निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना उनके पुनर्भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसलिए खनिज संसाधनों हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति हैं, लेकिन ये अल्पजीवी हैं। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। आपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोट के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग अन्य प्रतिस्थापनों तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय हैं। जरा ध्यान से सोचें व बताएं। उन पदार्थों की सूची बनाएं जहां खनिजों की अपेक्षा उनके प्रतिस्थापनों का प्रयोग हो रहा है। ये प्रतिस्थापन क्या हैं और कहां से प्राप्त होते हैं। अब हम ऊर्जा संसाधनों के बारे में जानेंगे। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में मशीन के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत साधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत में दोनों जल विद्युत व ताप विद्युत सम्मिलित हैं। गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापी, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों में प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपभोग भी हतोत्साहित किया
जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपभोग होता है, जिसे कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। अब हम देखेंगे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में कोयला। भारत में कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों और घरेलू ज़रूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है। इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। चित्र में आप देख रहे हैं कोयला खदानों का आंतरिक दृश्य। जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं, कोयला निर्माण पादप पदार्थ के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है। इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है, जिसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है। यह मुलायम होने के साथ यह लिग्नाइट के प्रमुख जो मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। आप चित्र में देख रहे हैं कोयला खदानों का आंतरिक दृश्य। आप चित्र में देख रहे हैं भारत के परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं, उनमें आप कोयला क्षेत्र को देखेंगे तो कोयला क्षेत्र सिंगरौली, कोरबा और जो कोयला खाने हैं सिंगरौली, कोरबा, तलचर, बोकारो, झरिया, रानीगंज और इधर सिंगरेनी और तमिलनाडु के जो हिस्सा है नेवेली, और तेल क्षेत्र को देखें तो मुंबई हाई, बसीन, हजीरा, अंकलेश्वर, झाबुआ, कलोल, सोनीपत, साहिबाबाद, बाबराला, आंवला, शाहजहांपुर, औरैया, जगदीशपुर, विजयपुर, अंता, गुरुग्राम, दिल्ली, ये सभी हमारे जो तेल क्षेत्र हैं जहाँ से तेल की सप्लाई हो रही है। मुख्य संरक्षित प्राकृतिक गैस में देखें तो मुंबई हाई है, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र हैं, राजस्थान के कुछ क्षेत्र हैं। HBJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, आपने देखा कि जो विजयपुर है, औरैया है, जगदीशपुर है, ये पाइपलाइन को ही हमारे प्रदर्शित कर रहा है। HBJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो हजीरा, अंकलेश्वर, झाबुआ, विजयपुर, हंता, औरैया, जगदीशपुर, शाहजहांपुर, आंवला, बाबरोला, साहिबाबाद, दिल्ली, सोनीपत, गुरुग्राम, ये HBJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन फैली हुई है। तो आपने चित्र में देखा कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भारत के कहाँ-कहाँ उपस्थित हैं। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवैली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। गहराई में दबे
तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्य प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले, जो धातु शोधन कोयला है, के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित हैं, जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं। गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्शियरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। यह स्मरण रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है। कोयला स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है, क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग तथा ताप विद्युत गृह कोयला क्षेत्रों अथवा उनके निकट ही स्थापित किए जाते हैं। अब हम पेट्रोलियम के बारे में देख लें। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों को, स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की शैल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। वलन, अपनति और गुंबदों वाले प्रदेशों में यह वहां पाया जाता है जहां उद्वलन के शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। तेल धारक परत संरद्ध चूना पत्थर या बालू पत्थर होता है, जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती असंरद्ध परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने से रोकती हैं। पेट्रोलियम संरद्ध और असंरद्ध चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र जो चिन्हित करें। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। ये सभी असम के हैं। डिगबोई, नहरकटिया, मोरन हुगरीजन, यह जो है असम राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। प्राकृतिक गैस को हम देखें। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग के एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस के पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई और सन्निध क्षेत्रों को खंबात की खाड़ी में पाए जाने वाले तेल क्षेत्र संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जहां
प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। 1700 किलोमीटर लंबी जो पाइपलाइन है, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर ये गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन को पश्चिमी व उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। इस धमनी में भारत के गैस उत्पादन को संवेग मिला है। ऊर्जा व उर्वरक उद्योगों प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता हैं। गाड़ियों में तरल ईंधन को संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी में प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय हो रहा है। चित्र में आप देख लें, आणविक और तापीय ऊर्जा का भारत के मैप पर प्रदर्शित। आणविक में कलपक्कम, कैगा, तारापुर, काकरापारा, रावतभाटा, नरोरा और तापी में दिल्ली, फरीदाबाद, हरदुआगंज, पनकी, परीक्षा, सिंगरौली, रिहंद, बरौनी, चंद्रपुर, दुर्गापुर, संथालडीह, कोलकाता, तलचर, अमरकंटक, सतपुड़ा, कोरणी, चंद्रपुर, परली, भुसावल, नासिक, उरड़, वानकबाड़ी, अहमदाबाद, गांधीनगर, साबरमती, ध्रुववन, ध्रुवरन ध्रुवरन हो गया, इन्नौर, नेवेली, तूतीकोरिन, ये सभी तापीय क्षेत्र हैं, तापीय ऊर्जा के क्षेत्र हैं। और न्यूक्लियर हमने देख ही लिया। न्यूक्लियर कलपक्कम में है, कैगा, तारापुर, काकरापारा, रावतभाटा और नरोरा। अब हम विद्युत को देख लें। आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। प्रवाही जल से, जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी हो जाती है, एक जैसी ही होती है। क्रियाकलाप में देख लें। कुछ नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताना है। इन नदियों पर बने बांधों का नाम भी लिखना है। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, जो कि एक नवीकरण योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन और कोपली हाइडल परियोजना आदि। ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम, ताप विद्युत कोयला ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह अनवीकरण योग्य जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। अपने राज्य के ताप विद्युत गृह की जानकारी एकत्र कीजिए और उसमें प्रयुक्त ईंधन का नाम भी लिखना है। अब हम देखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्मी ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों तथा उनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा की आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी हैं। इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत ज़रूरत है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। भारत धूप, जल तथा जीवभार साधनों में समृद्ध है। भारत में नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु
बृहद कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती हैं। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। भारत के मानचित्र में 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की अवस्थिति दिखाएं। इनके राज्यों के नाम ज्ञात करें और इनको अवस्थित करें मैप पर। अभी हमने बताया ही, कलपक्कम को बताया तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक में, तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापारा गुजरात, रावतभाटा राजस्थान, नरौरा उत्तर प्रदेश। अब हम बात करेंगे सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसा अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति होगी। चित्र में आप देख रहे हैं सौर ऊर्जा संचालित इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध परीक्षण उपकरण। बायोगैस संयंत्र नगर पालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ये किसान के 2 प्रकार से किसान को लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में और दूसरा उन्नत प्रकार की उर्वरक के रूप में। बायोगैस अब तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में सबसे दक्ष है और यह उर्वरकों की गुणवत्ता को बढ़ाता है और उपलों तथा लकड़ी को जलाने में होने वाले वृक्षों को नुकसान को रोकता है। तो ये है बायोगैस। पवन ऊर्जा को हम देख लें। पवन ऊर्जा भारत में एक नए स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के बारे में जानकारी एकत्र करें। पवन ऊर्जा के बारे में देख लें। भारत में पवन ऊर्जा की उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में हम देख लें। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। सकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बना कर बांध बनाकर जो है बाढ़ द्वार पर बांध बनाकर बनाए जाते हैं। फिर से हम देख लें। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। सकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांध बनाया जाता है। उच्च ज्वार में इस सकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में
और पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त होती जाती है। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों से ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है। यह इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है तो यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में स्थित तथा दूसरा लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पृष्ठभूमि में ऊर्जा के विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण की प्रोन्नति और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के 2 आधार हैं। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। इस हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्ण उपागम अपनाना होगा। उदाहरणार्थ एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके, जब प्रयोग न हो रही हो तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। धन्यवाद। जय हिंद।